हेलो फ्रेंड। फ्रेंड, जब एग्ज़ाम नज़दीक आता है तब आपको सजेस्ट किया जाता है कि आप उस एग्ज़ाम से रिलेटेड जितने भी क्विजेस अवेलेबल हो, चाहे वो चैप्टर वाइज हो, चाहे मिसलेनियस इन नेचर हो, सारे तरह के क्विजेस को आप ज़रूर अटेम्प्ट कर लें और उससे रिलेटेड जितने भी डाउट्स आते हैं वे डाउट्स को भी क्लियर करें अपने सीनियर्स के मार्फत, चाहे आप अपने टीचर्स जो भी है उनके थ्रू से आप अपने डाउट्स को ज़रूर क्लियर करा लें। और दूसरी क्या बात है फ्रेंड कि जो मॉक्स है, यदि आप मॉक्स लिए हुए हैं कहीं से भी किसी भी प्लेटफॉर्म से, तब मॉक्स को टाइम टू टाइम आप देते रहें। जैसे ही आपका नज़दीक आता है एग्ज़ाम, यदि आपके हाथ में 5 मॉक टेस्ट है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट है, तब दो दो दिन के अंतराल में, आप एक सप्ताह में 2-2 दिन के अंतराल में आप सारे मॉक्स को अटेम्प्ट कर लें। और जो भी मॉक ले रहे हैं, एक एक क्वेश्चन का आपके पास जवाब होना चाहिए। ठीक है, एक एक क्वेश्चन का एनालिसिस यदि आप कर पाने में सक्षम है, जैसे 200 है तो 200 क्वेश्चन, सारे तरह के क्वेश्चन का आपके पास एनालिसिस अवेलेबल है। आपको यदि पूछा जाए कि फलाना क्वेश्चन का आंसर वही क्यों होगा, यदि उसका आपके पास जवाब है तो ऑब्वियसली आप उस एग्ज़ाम के लिए खुद को तैयार पा रहे हैं। नहीं तो सिर्फ़ और सिर्फ क्विज़ेस दीजिएगा, आप मॉक्स अटेम्प्ट कीजिएगा, लेकिन आपका स्कोर ही नहीं बढ़ रहा है, तब कोई फ़ायदा है नहीं। ठीक है, इसलिए फ्रेंड, एनालिसिस करना है कोई भी क्विज़ लेने के बाद, कोई भी मॉक टेस्ट फुल लेंथ मॉक्स को लेने के बाद एनालिसिस ज़रूर करना है। ओके फ्रेंड, हम लोग इस सीरीज़ में दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के जूनियर ट्रांसलेटर एग्ज़ाम में पूछे गए एक एक क्वेश्चन, अंग्रेजी पेपर के एक एक क्वेश्चन का हम लोग एनालिसिस प्रोवाइड कर रहे हैं। और ये जो क्वेश्चन का पैटर्न है इस एग्ज़ाम में, इसी तरह के क्वेश्चन का पैटर्न आपका एसएससी जीएसटी में भी आता है। इस कारण से यह एनालिसिस आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि इसमें पूछे गए क्वेश्चन आपका आ जाएगा, ठीक है, एग्ज़ाम में डिट्टो आ जाएगा, ऑब्वियसली डिट्टो तो नहीं आएगा, लेकिन इसमें जो एनालिसिस प्रोवाइड किए जा रहे हैं, एक एक क्वेश्चन का जो एनालिसिस मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, वो काफ़ी आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। जो आपके वर्ड्स आ रहे हैं, इडियम्स फ्रेजेस आ रहे हैं, या आपको जो टेक्निक्स बताया जा रहा है कि सेंटेंस अरेंजमेंट को आप कैसे हल करेंगे, इस तरह के जो टेक्निक्स है वे आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी क्रूशियल रोल प्ले कर सकता है। ठीक है, तो फ्रेंड, चलते हैं इसी इम्पॉर्टेंस को ध्यान में रखते हुए इस एग्ज़ाम के अंग्रेज़ी पेपर में पूछे गए क्वेश्चंस का ये जो सिलसिला है आगे बढ़ाते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहला जो प्रॉब्लम आप देख पा रहे हैं वह है क्या, आपको एक ब्लैंक भरना है यहाँ पर। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि डिड का ऑलरेडी यूज़ हो चुका है, और डिड के बाद आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगा सकते हैं, जैसे डिड ही गो, डिड ही राइट लेटर, डिड ही स्विम इन द पॉन्ड। ठीक है, और इसी आधार पे हम लोग ऑप्शन पर विचार करते हैं। सबसे पहला जो ऑप्शन देख पा रहे हैं ये क्या है, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है, इसलिए ये वाला नहीं होगा। ठीक है, थर्ड देख रहे हैं, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है, इसीलिए ये वाला नहीं होगा। ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है, इसलिए ये वाला नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ पहला में आप देख पा रहे हैं वो क्या है, ड्राइव है, और यही वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, और यही यहाँ पर होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, क्या उसने कार को तेज़ी से नहीं चलाया। ठीक है फ्रेंड, जो 60th प्रॉब्लम है वह है क्या, सेलेक्ट द सेंटेंस दैट इज़ करेक्टली पंक्चुएटेड। ऐसे सेंटेंस को आपको चुनना है जो सही तरह से पंक्चुएशन का यूज़ किया हो। ठीक है, पहला जो प्रॉब्लम है उस पर हम लोग गौर करते हैं। हैविंग प्रूव्ड हिज मेजॉरिटी ऑन द फ्लोर। अभी तक ये जो है ना, आइडिया भी ख़त्म नहीं हुआ, ये यहाँ से यहाँ तक का आपका एक आइडिया है। ठीक है, इसके बीच में यहाँ पर एक कॉमा डाल दिया गया है। कॉमा हम लोग डालते हैं तब जहाँ पर रुकना होता है, और यहाँ रुकना ही नहीं है। ठीक है, इसलिए ये वाला गलत हो गया। और हैविंग के बाद देखिएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म आना चाहिए, दोनों एकदम साथ में यूज़ होना चाहिए, कोई बीच में ऐसा कॉमा नहीं आना चाहिए, रुकना ही नहीं है। कॉमा मतलब कि आपको प्रोनाउंसिएशन के लिए रुकना है वहाँ। ठीक है, आगे पढ़ने से पहले रुके, तो यहाँ गलत तरीके से इस पंक्चुएशन का यूज़ हुआ है, इसलिए ये गलत है। इसके बाद थर्ड देखेंगे, हैविंग प्रूव्ड, प्रूव्ड के बाद तुरंत एक ऑब्जेक्ट आना चाहिए, और ऑब्जेक्ट इस तरह से यहाँ पर नहीं आ रहा है, पहले कॉमा ही आ जा रहा है, इस कारण से ये गलत हो गया। ऑब्वियसली फोर्थ वाला ही बचा हुआ और वही सही है। हैविंग प्रूव्ड हिज मेजॉरिटी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस,
ओके, संसद में मेजॉरिटी प्रूव करने के बाद, मतलब बहुमत साबित कर देने के बाद, हैविंग के बाद वह वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं, तब इसका मतलब दे देता है के बाद। ठीक है, तब चीफ मिनिस्टर ने रिलीफ का सांस लिया। ठीक है, तब इस तरह से आप फोर्थ का यहाँ पर मीनिंग निकालें और यही हम लोगों का सही ऑप्शन है। फ्रेंड, जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो किस तरह का प्रॉब्लम है, आपको एक ब्लैंक को फिल करना है। ठीक है, ये इस ब्लैंक के लिए आपको यहाँ पर ऑप्शंस दिख रहे हैं। सबसे पहले हम लोग इसका आशय समझ लेते हैं, मीनिंग समझ लेते हैं कि क्या होना चाहिए। देयर इज स्टिल अ डैश होप लेफ्ट ऑफ हिज रिकवरी। ठीक है, उसके रिकवरी, उसके ठीक होने की आशा अभी भी, स्टिल मतलब हो गया अभी भी बची हुई है। कितनी आशा बची हुई है, ऑब्वियसली थोड़ी आशा बची हुई है, सब तो थोड़ा सा ही यहाँ पर रिलेशन रख रहा है। ठीक है फ्रेंड, आपको यह जान लेना बहुत ज़रूरी है कि लिटिल और द लिटिल में क्या डिफरेंस है। फ्रेंड, आपको जानना है, लिटिल एकदम नेगेटिव के सेंस में यूज़ होता है सिर्फ अगर लिटिल का यूज़ किया जाता है तो। ठीक है, इतना कम कि जिससे कि कोई विशेष तरह की उद्देश्य की पूर्ति ही ना हो सके। जैसे कि आई हैव लिटिल मनी सो आई कैन नॉट एन्जॉय इट। ओके, मतलब मेरे पास इतने कम पैसे हैं कि मैं इसका आनंद नहीं उठा सकता हूँ। लेकिन ना अगर लिटिल के पहले ए लगा देते हैं तब यहाँ पर क्या होता है, पॉजिटिव होप आ जाती है, यहाँ पर होप आ जाती है, यहाँ पर आशा आ जाती है। ठीक है, कि मेरे पास इतने भी कम नहीं है कि उससे मेरी उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो सकती। उद्देश्य की पूर्ति हो सकती है लेकिन ज़्यादा नहीं हो सकती, ये यहाँ पर सेंस दे सकता है। ठीक है, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन में, यहाँ पर पॉजिटिव चीज़ है, पॉजिटिव होप है कि अभी भी आशा बची हुई है। ठीक है, पॉजिटिविटी है, इस कारण से अ लिटिल का यूज़ होगा और अ ऑलरेडी यूज़ हो चुका है, ऑब्वियसली एक लिटिल का यूज़ करना है आपको। लिस्ट ए के बाद तो आप सुपरलेटिव डिग्री लगा ही नहीं सकते। और लेसर का यूज़ मैंने पहले भी प्रॉब्लम्स में बताया हुआ था कि लेसर का यूज़ क्वांटिटी के सेंस में नहीं होता है। ये दरअसल कोई विशेष तरह की स्थिति होती है, जैसे टेंशन हो गया, जैसे ऑपोजिशन हो गया, जैसे पेन्स हो गया, उस केस में हम लोग लेसर का यूज़ करते हैं। और ये लेसर एक एडजेक्टिव है और इसके बाद आप नाउन लगा सकते हैं। ठीक है, और लेस जो है ये दरअसल क्या है, सीडी है, मतलब कॉम्परेटिव डिग्री है। और ए के बाद इस तरह से कॉम्परेटिव डिग्री आप नहीं लगा सकते क्योंकि यहाँ पर दैन वगैरह का कहीं यूज़ दिख नहीं रहा है, कहीं पर कंपैरिजन नहीं हो रहा है, इस कारण से फोर्थ वाला नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड, हम लोग 62nd को देखते हैं क्या कह रहा है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। ओके, एंटोनिम खोजना है आपको, विलोम शब्द खोजना है। तो सबसे पहले तो आपको जानना होगा कि जो मास्टर वर्ड है ऑपर्चून, इसका मतलब क्या होता है। फ्रेंड, ऑपर्चून एक एडजेक्टिव फॉर्म है और इसका मतलब होता है जो शुभ चीज़ लावें, जो मंगलकारी हो, जो अच्छा भाग्य लाएं। ठीक है, उसको हम लोग ऑपर्चून कहते हैं। ठीक है, और इसका उल्टा हो जाएगा जो भाग्य नहीं लाएं, अच्छा जो लाभकारी ना हो, जो अलाभकारी हो, वही हम लोगों का इसका विलोम शब्द को लेकर के चलेंगे। ठीक है, ऑपर्चून का ऑब्वियसली देखिएगा जो टिक लगा हुआ है वही इनऑस्पिशियस का मतलब हो जाता है अलाभकारी, जो अमंगलकारी। ठीक है, हालांकि हम लोग इसके बारे में भी जान ले। सूटेबल का मतलब ऑब्वियसली क्या होता है, फिट होता है। ठीक है, उचित होता है। ओके, सूटेबल और फिट। इसके बाद एडवांटेजेस है। एडवांटेजेस का मतलब होता है लाभकारी। ओके, जो लाभ देने वाला हो। मंगलकारी का ये सेंस नहीं दे रहा है। ठीक है, ये लाभप्रद कह सकते हैं। ओके, इसके बाद कन्वीनियंट आप देख पा रहे हैं। कन्वीनियंट मत का हम लोग एक फॉर्म दे सकते हैं कंफर्टेबल। ओके, इसका पर्यायवाची शब्द कंफर्टेबल दे सकते हैं, मतलब आरामदेह, आराम देने वाला। तो फ्रेंड, इस तरह से हम लोग ऑपर्चून का विलोम शब्द खोजे इनऑस्पिशियस। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट हम लोग प्रॉब्लम को देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, नेक्स्ट प्रॉब्लम है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। ओके, यह एक ईडियम है, इस ईडियम का मीनिंग आपको खोजना है। कैसे खोजेंगे,
सबसे पहले आपको पता होगा कि ईडियम का मीनिंग हम लोग कैसे निकालेंगे। जैसा मैंने पहले भी वीडियो सेशन में बताया हुआ था कि जो ईडियम होता है इसके दो मीनिंग्स होते हैं, एक लिटरल मीनिंग होता है और एक फिगरेटिव मीनिंग होता है। एक शाब्दिक अर्थ होता है, दूसरा अलंकारिक अर्थ होता है। और जो अलंकारिक अर्थ होता है वही एग्जैक्ट में मीनिंग होता है, वही रियल में मीनिंग होता है। ठीक है, यहाँ सबसे पहले लिटरल मीनिंग के थ्रू से हम लोग फिगरेटिव मीनिंग को निकालने का प्रयत्न करते हैं। ठीक है, वंस लिटिल गेम, किसी का छोटा सा गेम। ओके, छोटा सा गेम हम लोग किसके केस में यूज़ करते हैं? षड्यंत्र के केस में यूज़ करते हैं। अरे तुम अंदर ही अंदर गेम खेल रहा था और पता भी लगने नहीं दिया। तो यह जो गेम यहाँ यूज़ हुआ है यह किसी षड्यंत्र के लिए यूज़ होने वाला यहाँ पर गेम है। ऐसा गेम जो छूटा है और पता ही लगने ना दे, तब इस तरह के गेम को हम लोग कहेंगे लिटिल गेम। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो फोर्थ इसका आंसर बन रहा है वो क्या है? वंस अल्टीरियर मोटिव। ठीक है, ऐसा मोटिव, ऐसी मंशा जो उजागर नहीं है। ओके, जो उजागर नहीं हुआ है, जो उजागर होने नहीं दिया गया, वह अंदर ही अंदर वो मोटिव चलता रहा। ठीक है, उस तरह के मोटिव को, उस तरह के षड्यंत्र को हम लोग कहेंगे लिटिल गेम। 64th है वो क्या है? सिलेक्ट द ऑप्शन विद द ऑड वर्ड। ओके, ऐसा वर्ड आपको खोजना है जो अन्य वर्ड्स से डिफरेंट हो। गॉबल कहने का मतलब होता है जल्दी जल्दी खाना। ठीक है, बंदर गॉबल करते हैं। डिवावर भकोस जाना। ओके, बिना चबाए ही निगल जाना, उस केस में हम लोग डिवावर का यूज़ करते हैं। ठीक है, और गल्प में भी क्या होता है ना, बहुत तेज़ी से खाने के केस में होता है, इसका यूज़ होता है और इसमें भी चबाने का काम ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है, तो वहाँ पर हम लोग गल्प का ही यूज़ करते हैं। तो ऑब्वियसली ये तीनों वर्ड्स आप देख पा रहे हैं सिनोनिम्स के रूप में। ओके, यहाँ पर सेकंड में देख पा रहे हैं स्टेयर मतलब होता है घूर घूर करके देखना। गेज मतलब होता है टकटकी लगा करके देखना। गेप का मतलब होता है थोड़ा आंखें बढ़ा करके देखना। ठीक है, इन तीनों का ही मतलब निकल रहा है क्या? देखने के अर्थ में। इसलिए तीनों एक दूसरे के सिनोनिम्स है, इसलिए ये भी नहीं होगा। और यहाँ हम लोग देख पा रहे हैं स्टैगर आ रहा है। स्टैगर का मतलब होता है लड़खड़ाना। ट्रज का भी मतलब होता है लड़खड़ाना। प्लॉट का भी मतलब वही होता है, चलने के, मूवमेंट के केस में, जिसमें चाल में स्थिरता नहीं रहती है, तब इस तरह का जो चलना को हम लोग स्टैगर कहते हैं। और स्टैगर का ही ये तीनों एक दूसरे के सिनोनिम्स है, इसलिए ये भी नहीं होगा। हम लोग फोर्थ पर विचार करते हैं। फोर्थ में फरवर किसको कहते हैं? फरवर कहते हैं ज़ील को कहते हैं। ज़ील किसको कहते हैं? जोश को कहते हैं। ठीक है ना। और जो लेथार्जी है, इस ज़ील या फरवर का उल्टा वर्ड है। लेथार्जी को हम लोग कहते हैं सुस्ती। ओके, अपने काम के प्रति सुस्ती मत दिखाओ। डोंट शो लेथार्जी टुवर्ड्स योर वर्क। ओके फ्रेंड, जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वह है ब्लैंक पर आधारित। ठीक है, एक एप्रोप्रिएट वर्ड को यहाँ पर फिल करना है। सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं कि दिया गया सेंटेंस का आशय क्या है। ड्यूरिंग द ऑल्टरकेशन बिटवीन द ब्रदर्स। ऑल्टरकेशन मतलब होता है झगड़ा। ठीक है, भाइयों के बीच में झगड़े के दरमियान उनकी बीवियां ने मेंटेन किया, क्या मेंटेन किया? शांति मेंटेन किया, शांत रहने की कोशिश किया, शांति को मेंटेन किया। किस तरह की शांति को मेंटेन किया? इसके लिए आपको 4 ऑप्शंस यहाँ पर दिख रहे हैं। फ्रेंड्स, यदि भाई के बीच में झगड़े हो रहे हो, तो यदि बीवियाँ चुप रहती है, तब यह एक डिग्निटी की बात होती है और यह अनुशासन में भी आता है। सभी एक दूसरे से लड़ना शुरू कर दें तब वो ठीक नहीं कहलाता है, वो डेकोरम के अंतर्गत नहीं आता है और ऐसी स्थिति में डिग्निटी भी चली जाती है। ओके, तब यहाँ हम लोग देखेंगे फर्स्ट जो ऑप्शन है रॉयल। रॉयल का मतलब होता है राजाओं जैसा साइलेंस। यहाँ रॉयल और साइलेंस लेकर के चलेंगे तो क्या हो गया? राजाओं जैसी शांति को मेंटेन किया? नहीं। ग्रैंड मतलब भव्य शांति को मेंटेन की? नहीं। मैग्निफिसेंट मतलब शानदार। ओके, शानदार साइलेंस को मेंटेन किया। और डिग्निफाइड, इसका जो रिलेशन है वो सम्मान से है, वो रेस्पेक्ट से है। ठीक है, और यही यहाँ पर यूज़ भी होगा। ऐसी शांति जिसमें रेस्पेक्ट हो, जिसमें डेकोरम हो। ऑब्वियसली यही सही ऑप्शन है।
फ्रेंड जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है उसमें आपको क्या करना है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। आपको यहाँ पर ब्लैंक को फिल करना है और इसके लिए आपको 4 ऑप्शंस यहाँ पर दिख रहे हैं और यहाँ पर हम लोग मीनिंग निकाल करके देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, आवर डैश चीफ गेस्ट, हम लोगों का जो मुख्य अतिथि है एनुअल फंक्शन के लिए, वार्षिक समारोह के लिए हम लोगों का जो मुख्य अतिथि है वह एक शिक्षाविद है और सामाजिक कार्यकर्ता है। ठीक है, तो जो भी वर्ड यहाँ पर भरा जाएगा ऑब्वियसली इस चीफ गेस्ट का एडजेक्टिव होगा। ओके, और ये जो एडजेक्टिव आएगा वो पॉजिटिव टोन लेते हुए आएगा। डिफरिंग मतलब होता है विभेदित करने वाला, अंतर स्पष्ट करने वाला, यहाँ पर कोई सेंस नहीं दे रहा है। डिस्कॉर्डेंट, डिस्कॉर्ड से आया हुआ है। डिस्कॉर्ड मतलब होता है झगड़ा झंझट और झगड़ा झंझट बढ़ाने वाला चीफ गेस्ट नहीं, ये इस कारण से ये वाला नहीं होगा। इसके बाद डिस्टिंग्विश्ड हम लोग कहते हैं जो सबसे अलग हो। ठीक है, जिसको आसानी से अलग किया जा सके, जो सबसे अलग तरीके से बात करे, समझ सके बात को, ये एकदम पॉजिटिव सेंस देने वाला यह टर्म है, इस कारण से ये यहाँ पर हुआ। डाइवर्जेंट मतलब होता है कि दो भागों में बढ़ जाने वाले, जैसे कि एक रास्ता है जो आगे जा कर के डाइवर्ज हो जाता है। ठीक है, तब उस केस में हम लोग इस वर्ड का यूज़ करेंगे और यहाँ पर ये सेंस नहीं दे रहा है। क्लियर फ्रेंड, जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वह क्या है, यू कैनॉट गेट अ लोन डैश यू ऑफर अ प्रॉपर गारंटी। ओके, आपको लोन नहीं मिल सकती है डैश यू ऑफर ए प्रॉपर गारंटी, जब तक कि आप प्रॉपर गारंटी नहीं देते हैं, सही गारंटी आप नहीं दे देते हैं, तब तक आपको लोन नहीं मिल सकती है। यहाँ पर जब तक नहीं का सेंस आ रहा है, यदि आप इसका आशय निकालेंगे तो इफ़ लगाएंगे तब क्या है कि यहाँ पर सेंस उल्टा दे देगा, आपको लोन नहीं मिल सकती है यदि आप प्रॉपर गारंटी देते हैं तो। ठीक है, अरे प्रॉपर गारंटी दे देंगे तभी तो लोन मिलेगा ना, इसलिए ये वाला नहीं होगा। और एंड यहाँ पर यू कैनॉट गेट अ लोन एंड यू ऑफर अ प्रॉपर गारंटी, ये भी एकदम सेंस नहीं दे रहा है ऑब्वियसली, अनलेस जब तक कि नहीं का सेंस दे रहा है। ओके, और सिंस का यूज़ क्योंकि के सेंस में दे रहा है, इस कारण से ये भी नहीं देगा। आप इसका भी मीनिंग यहाँ रख करके देखिए, निकालिए। आपको लोन नहीं मिल सकती है क्योंकि आप प्रॉपर गारंटी देते हैं। ठीक है, देंगे तब आपको लोन नहीं मिलेगी, ऑब्वियसली प्रॉपर गारंटी देंगे तब हमको लोन मिल जाएगा। इसलिए इसके अगेंस्ट में जो वर्ड यूज़ होगा वही वर्ड यहाँ पर फिल होगा जो अनलेस में है। ठीक है, इसके बाद फ्रेंड हम लोग नेक्स्ट को देखते हैं। द लिटिल गर्ल एट द डैश वाइल वॉचिंग द टीवी डैश। ठीक है, यहाँ पर फ्रेंड आप देख पा रहे हैं दो होमोनिम्स हैं। ठीक है, होमोफोन्स है। होमोफोन्स मतलब एक जैसे उच्चारित होने वाले वर्ड्स को हम लोग होमोफोन्स कहते हैं। ये भी सीरियल है, ये भी सीरियल है। इन दोनों के बीच में हम लोगों को अंतर स्पष्ट कर लेना पड़ेगा। सीरियल को कहते हैं हम लोग हिंदी में जो आप लोग देखते हैं टीवी सीरियल जो सीरीज़ में आता है, ऐसा कोई भी प्रोग्राम जो सीरीज़ में आता है, जो क्रम में आता है, पहला एपिसोड, दूसरा एपिसोड, तीसरा एपिसोड, ऐसे जो प्रोग्राम्स होते हैं वैसे को हम लोग सीरियल्स कहते हैं। ठीक है, ये सीरियल हुआ और सीरियल का मतलब होता है यहाँ पर अनाज। अब देखना है कि इन दोनों ही ब्लैंक्स में कौन एप्रोप्रिएटली फिल होगा। द लिटिल गर्ल एट, खाने की बात हो रही है तो ऑब्वियसली ये यहाँ पर होगा, और यहाँ देखने की बात हो रही है तो ये सीरियल यहाँ होगा। वो किस ऑप्शन में, ऑब्वियसली दूसरा ऑप्शन में, इसलिए यही सही ऑप्शन होगा। ओके फ्रेंड, हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम पर भी विचार कर लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो भी है सो ब्लैंक पर बेस्ड है। ठीक है, ब्लैंक पर है, आपका क्या है, सेंटेंस को पढ़ते हैं। नोबडी वॉज एबल टू सजेस्ट डैश आंसर टू डैश प्रॉब्लम वी आर फेसिंग। प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम खास है, उसके लिए कई सारे आंसर्स मिल सकते हैं। ओके, तब ऐसी स्थिति में प्रॉब्लम के साथ हम लोग दी लगाएंगे और आंसर, एक प्रॉब्लम के कई सारे आंसर्स मिल सकते हैं, तब इस आंसर के लिए हम लोग एन लगा देंगे। हो गया, इस तरह से आपका सेंटेंस क्या हो गया, नोबडी वॉज एबल टू सजेस्ट एन आंसर टू द प्रॉब्लम वी आर फेसिंग। ओके, इस प्रॉब्लम को यहाँ पर स्पेसिफाई कर दिया गया है कि किस तरह के प्रॉब्लम जिसको कि हम लोग फेस कर रहे हैं। इस कारण से यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल आएगा। और एक प्रॉब्लम के आंसर हो सकता 2 हो, 4 हो, 5 हो। ठीक है,
फ्रेंड नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम। आपको विलोम शब्द खोजना है। मैग्नानिमस, मैग्नानिमस मतलब बड़ा व्यक्ति। ओके, जैसे कि अमिताभ बच्चन इज़ अ मैग्नानिमस पर्सनैलिटी, नरेंद्र मोदी जी इज़ अ मैग्नानिमस पर्सनैलिटी। ठीक है, बहुत बड़े व्यक्ति को हम लोग मैग्नानिमस पर्सन या मैग्नानिमस पर्सनैलिटी कहते हैं। ये इसका विलोम शब्द खोजना है तो ऑब्वियसली इसका जस्ट उल्टा, ये पॉजिटिव टोन वाला है तो ऑब्वियसली जो आंसर होगा वो नेगेटिव टोन वाला होगा। ठीक है, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं इसको छोड़कर अनटचेबल मतलब होता है अछूत। ठीक है, जो एकदम नीचा हो, गिरा हुआ हो, उसको हम लोग अनटचेबल कहते हैं। मैग्नानिमस का ऑब्वियसली ये उल्टा हो गया। यहाँ पर हम लोग इसका भी मीनिंग जान ले। अनस्टिंटिंग, अनस्टिंटिंग कहने का मतलब होता है तो छोटा। ये क्वांटिटी के सेंस में यूज़ होने वाला ये टर्म है, इसलिए ये वाला नहीं होगा। इसके बाद ऑल्ट्रुइस्टिक जो वर्ड है ये आपका पॉजिटिव टोन देने वाला वर्ड है, जिसका मतलब होता है परोपकारी। अ पर्सन हु इज़ नॉट सेल्फिश, अ पर्सन हु ऑलवेज थिंक्स फॉर वेलफेयर ऑफ अदर्स। तो वैसे व्यक्ति को हम लोग ऑल्ट्रुइस्टिक कहते हैं। और बेनिफिशिएंट कहते हैं ऐसे व्यक्ति को जो दूसरे को बेनिफिट दे। ठीक है, बेनिफिसेंट मतलब काइंड ये कहलाए। ये भी क्या है कि परोपकार के ही अर्थ में इसका भी यूज़ किया जाता है। ओके, दयालु, जेनरस, काइंड के सेंस में हम लोग बेनिफिशेंट का यूज़ करते हैं। ओके, तो फ्रेंड ऑब्वियसली एक ही बचा हुआ है मैग्नानिमस का विलोम शब्द ऑब्वियसली अनटचेबल होगा। मैग्नानिमस का मतलब हो जाता है बड़ा व्यक्ति। वेरी इंपॉर्टेंट के लिए हम लोग मैग्नानिमस, वेरी बिग के लिए हम लोग मैग्नानिमस का यूज़ करते हैं। फ्रेंड जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है उसमें क्या करना है, आपको ब्लैंक्स को फिल करना है। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि क्या है। डैश वुमन इन हर, इन हर इसका यही मतलब हो रहा है कि इसके अंदर का स्त्री। स्त्री मतलब स्त्रीत्व का जो गुण है, क्वालिटी है, उसी को हम लोग कहेंगे द वुमन इन हर। ठीक है, माँ में क्या होता है, ममत्व होता है, तो ममत्व के लिए हम लोग मदर का यूज़ करेंगे। द मदर इन हर हैज़ गॉट अवेकेंड, उसके अंदर का ममत्व जाग उठा है। ठीक है, कोहली मान लिया जाए प्लेग्राउंड पर है, प्लेग्राउंड में खेल रहा अच्छी, लेकिन काफ़ी धीरे धीरे करके वो खेल रहा है, काफ़ी धीरे धीरे करके वो रन को बना ले रहा है और इस तरह से दर्शकों को किसी भी तरह का कोई एक्साइटमेंट नहीं बचा है, काफ़ी डल फील कर रहा है। उसको लग रहा है कि कोहली आज सोया हुआ है। ठीक है, आज उसमें ओरिजिनल परफॉर्मेंस नहीं दिख रहा है, लेकिन अचानक ऐसा होता है कि कोहली चौके छक्के लगाना शुरू कर देता है। दर्शकों में फिर से एक्साइटमेंट जाग जाती है और वो ऐसा कहने लगता है कि अब कोहली जगा, मतलब कोहली की क्वालिटी जगी। कोहली जिसके लिए जाना जाता है कि वह रन मेकिंग मशीन है, तो वो चीज़ अगर दिखने लगे तब कहेंगे कि द कोहली इन हिम हैज़ गॉट अ वेकेंड। ठीक है, यही चीज़ को ध्यान में रखते हुए ऑब्वियसली यहाँ पर क्या आ जाएगा, दी आएगा। ये वाला नहीं होगा, ऑब्वियसली ये वाला नहीं होगा। तो हम लोगों के पास यही दो ऑप्शन बचा हुआ है, दी और इसके बाद नो वर्ड। द वुमन इन हर वॉज मूव्ड टू टीयर्स एट नो वर्ड पिटिएबल साइट। ये तो कोई सेंस ही नहीं दे रहा है नो वर्ड करके। एट दी पिटिएबल साइट मतलब पैथेटिक कंडीशन को देख करके, पिटिएबल मतलब दयनीय स्थिति को देख करके, जो उसके अंदर की जो अस्तित्व है, जो स्त्री का क्वालिटी है, वह रोने लगी। ठीक है, वह रो पड़ी। फ्रेंड जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वह है व्हाट थ्रिल्स हिम द मोस्ट इज़ डैश इन द माउंटेन्स। जो उसको सबसे ज़्यादा रोमांचित कर देता है, थ्रिल मतलब रोमांचित कर देना। ठीक है, वो जो सबसे ज़्यादा उसको रोमांचित कर देता है वो क्या है, इन द माउंटेन्स। वो क्या है, इज़ गोइंग टू ट्रेकिंग इन द माउंटेन्स नहीं। इसके बाद सीधा सीधी हम लोग एक जेरेंड का यूज़ करेंगे। ठीक है, और जेरेंड यहाँ पर देखिएगा ये वाला नहीं आ रहा है, ये तो इन्फिनेटिव आ गया और ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये तो होगा ही नहीं, होगा ये तो होगा ही नहीं। सेकंड का ही देखिएगा ट्रेकिंग। इस तरह से यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 73rd का जो ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन है, वह है दूसरा।